नेपाल जल्द ही एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हाम्रो मुख्य एजेंडा भनेको नै हिंदू राज्य कायम गर्नु पर्यो। हम सेकुलर नहीं हैं, मैं सेकुलर बनकर के जीना भी नहीं चाहता हूँ, मैं कट्टर हिंदू बनकर के जीना चाहता हूँ। There are massive protests in Nepal. We're talking tens of thousands of people. They marched through the capital Kathmandu, clashed with riot cops. आज पूरे नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं। ये प्रोटेस्ट पिछले 5 से 6 महीनों से चल रहे हैं और जनता की सिर्फ एक ही मांग है, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना दो। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राज स्थापित कर दो। If we can't restore the institution of monarchy in this country, there is no future for the youths in this country, and the existence of this country itself could be at risk. लेकिन जरा एक मिनट, आज नेपाल में इन टोटल 13 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें से ये 10 पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिस्ट है। नेपाली कांग्रेस पार्टी ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ये एक राइट विंग हिंदू पार्टी है और जनमत पार्टी ये कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। पर आज नेपाल में सरकार इन 4 पार्टीज की कोएलिशन गवर्नमेंट है जो सारे कम्युनिस्ट है और यही वहां के इन प्रोटेस्ट के पीछे के कारण भी है। बट अब अगर हम 18वीं सदी या उससे भी पहले जाए तो तब नेपाल पर कई सारे हिंदू डायनेस्टीज का राज हुआ करता था। जैसे 12,000 साल पहले मिथिला किंगडम जिसकी राजकुमारी सीता मां थी। फिर अगर हम 4th से 9th सेंचुरी तक की बात करें तो यहां पर लिच्छावी डायनेस्टी का राज हुआ करता था, जिसकी राजकुमारी जैनिज्म के फाउंडर वर्धमान महावीर जी की मां त्रिशाला थी। इसके बाद भी 18th सेंचुरी तक नेपाल में मल्ला डायनेस्टी और ऐसे कई सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज रूल किया करते थे। और फिर 1769 में नेपाल की डेमोग्राफी में एक माइलस्टोन चेंज आया। पृथ्वी नारायण शाह नाम के एक राजा ने पूरे नेपाल को यूनिफाई किया, यानी कि करीब वैसा बना दिया जैसे वो आज दिखता है, और शाह डायनेस्टी की वहां से शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आने वाले शाह रूलर्स काफी वीक निकले, जिस वजह से साल 1816 में जब थर्ड एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ, तब इस जंग में नेपाल की काफी ह्यूमिलिएटिंग हार हुई। इस हार के बाद नेपाल को सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल इन रीजन्स को ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा और नेपाल ब्रिटिशर्स का एक प्रोटेक्टरेट बन गया। मतलब उनके देश के फॉरेन अफेयर्स का डिसीजन अब ब्रिटिशर्स के हाथ आ गया। अब आपने काफी बार सुना होगा, इवन हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया कि ब्रिटिशर्स कभी भी नेपाल पर राज नहीं कर पाए। तो जानते हो उसके पीछे की वजह क्या थी? तो जब शाह राजा कमजोर हो गए, उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया उनके राज्य के पीएम जंग बहादुर राणा ने। उन्होंने नेपाल का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और तब से नेपाल में राणा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। अब इन राणा रूलर्स की ना सोच थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने पावर में बने रहने के लिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ एक डील तक साइन कर ली कि ब्रिटिशर्स नेपाल के फॉरेन अफेयर्स संभालना कंटिन्यू कर सकते हैं और राजा खुद नेपाली गुरखा सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होने के लिए सप्लाई करेंगे। अब ब्रिटिशर्स बहुत ही जल्दी समझ गए कि गुरखा सोल्जर्स उनके लिए बड़े काम के, क्योंकि 1857 इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अफगान वॉर और दोनों वर्ल्ड वॉर्स में उन्होंने